तो हेलो गाइस, मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैषयिक अर्थशास्त्र क्लास 12 का जो अपना है सिलेबस को कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम आज पढ़ेंगे हम अध्याय 3 जिसका नाम है उपभोग, कंज्यूमर बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरा है बचत, फिर विनियोग फलन। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उपभोग क्या होता है। दोस्तों, हम कमाते हैं, किसी वस्तु को खरीदे मतलब खर्च। उपभोग का मतलब होता है दोस्तों खर्च करना। किसी चीज़ को अपन खरीद रहे, उसके लिए पैसे दे रहे, वही बोलते हैं उपभोग। दोस्तों, आपने कभी ये मार्कर में भी उपभोग हूँ दोस्तों, ये मैं स्टोर से खरीद लाया, इसको बोलते हैं उपभोग। सीधी सी बात, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मालूम होना चाहिए। दोस्तों, जब मैं पढ़ता था तो मुझे मालूम नहीं रहता था यार, कोई बताता नहीं, किताब पढ़ा देते थे, उसमें से निशान लगा देते, याद करो, ये याद कर लो, ये याद करो, कोई समझाता नहीं था। तो दोस्तों, मैंने यूपीएससी की तैयारी करा, उसमें मैं बहुत सीखा, बहुत। तो दोस्तों, आप पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और मैं सीधी बात नवोपास की ओर चलता हूँ। तो दोस्तों, उपभोग का मतलब समझ गए होंगे कि अपन पैसे खर्चे करते। बचत का मतलब क्या है, जो हमने कमाई वो आई, मतलब मेरे पास हो गए 1000 रुपये, उसमें से कुछ पैसे मैंने खर्च कर दिए मार्कर लेने के लिए। ये मिलता है कम से कम 30 रुपये का। 30 रुपये का मिला दोस्तों। जो बच गया, जो मेरे 1000 रुपये था, तो कितने बच गए दोस्तों? 970 रुपये बच गए, है ना। ये है मेरे पास, चलो 100 रुपये मान लेते। ये मेरी आय है, टोटल आय। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, अपन को उपभोग करना है, उपभोग। समझा देता हूँ तुमको, अच्छे से याद आ जाएगी। मार्कर खरीदा मैंने 30 रुपये में, और बचा कितना दोस्तों? यहाँ से आप कितने पैसे बचे? 70 रुपये बच गए। ये 70 रुपये बच गए। ये हुई दोस्तों बचत, इसको बोलते बचत। मैंने कमाया था कितना? टोटल 100 रुपये। उसमें मैं मार्कर खरीद लिया, इसको बोलते उपभोग। तो 30 रुपये खरीद लिया, उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो 70 रुपये बचे, जो कि बचत है। और इस बचत को विनियोग का मतलब दोस्तों किसी इन्वेस्टमेंट करना है। यानी दोस्तों, कोई प्लाट खरीद रहे आपने, कुछ कंपनी में शेयर खरीद रहे या प्लाट खरीद लिया। जैसे मैंने ज़मीन खरीद लिया। अब ज़मीन को मैंने खरीदा 70 रुपये में दोस्तों, मेरे पास बच गए थे, तो मैंने यहाँ पे खरीद लिया। अब मैं ये मतलब ज़मीन किसी को भी बेच सकता हूँ। ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई दोस्तों, मैंने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे। किसी और को बेचूंगा तो मुझे 70 के यहाँ 200 रुपये भी मिल सकते। इस ज़मीन को बेच के मैं कमाऊँगा, तो ये इसको बोलते हैं विनियोग दोस्तों। इसको बोलते दोस्तों विनियोग। फंक्शन यानी दोस्तों कार्य होता है यार, किसी संबंध बता रहा है। मतलब फंक्शन एक संबंध है, रिलेटिव किसी, जैसे अपने ग्रामर में देखते ना दोस्तों, इसी तरह ये फंक्शन, सॉरी फलन है दोस्तों, एक कार्य करता है फलन। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि मैंने सरल तरीके से बताया कि क्या है विनियोग। विनियोग इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों, मैं एक प्लाट खरीदता हूँ मैं, या तो मैं कुछ कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, पैसे कंपनी में लगा देता हूँ। कितने पैसे में लगा रहा हूँ, तो मुझे, मैं जब निकालूंगा तो मुझे बहुत सारे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब ब्याज मिलेगा उन पैसों पे। ये सब इन्वेस्ट कहलाता है दोस्तों। तो समझ में आ ही गया होगा, लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है परिभाषा। और मैंने उपभोग फलन का मतलब क्या है ये मतलब लिख दिया। उपभोग फलन आय तथा उपभोग मतलब जो व्यय होता है के बीच का जो संबंध है ना, को बताता है। संबंध, मैंने बोला था कि फलन क्या होता है, संबंध बताता है, एक रिलेटिव। तो दोस्तों, ये हो गया अपना, इसकी मतलब समझ गए कि क्या है चीज़। ये तो जान गए दोस्तों, इससे हम कुछ कर सकते आगे, और क्या होगा, इसका महत्व क्या है, विशेषता, ऐसे हम लिख सकते। जब समझ जाते हैं ना दोस्तों तो लिख लेते हैं। समझ में नहीं आता कि यार उपभोग फलन क्या होता है, याद करेंगे। आय तथा उपभोग व्यय के बीच का संबंध बताता है। यार संबंध बताता मतलब क्या है, ये कुछ पता नहीं रहता। जो याद करके जाते हैं उनको नहीं समझ में आता है दोस्तों। इसलिए मैं इसीलिए मतलब एक चैनल खुला हूँ कि बच्चों को याद नहीं है, मतलब
समझ में नहीं आता पहली बार, और याद भी हो जाता भूल जाते हैं। समझ में नहीं आता, कुछ भी टर्म हो, कुछ भी शब्द हो, उसका मतलब नहीं बताया जाता स्कूल में। अगर बताया भी जाता होगा तो अच्छा है, पर मेरी स्कूल में तो कभी बताया ही नहीं जाता था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, फिर कॉमर्स में गया 12वीं के बाद, और फिर उसके बाद 1 साल मैंने यूपीसी की तैयारी कर ली। यूपीसी की तैयारी में मैंने बहुत सीखा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला है, ये समझ में आ गया होगा। मिटा देता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक फार्मूला दिया हुआ है, ये वाला सी बराबर एफ कोष्टक में वाई है। तो दोस्तों सी का मतलब है कुल उपभोग्य। सी का मतलब है दोस्तों कुल उपभोग्य, है ना दोस्तों, उपभोग्य। और दोस्तों वाई का मतलब है दोस्तों कुल आई, कुल आई। और एफ का मतलब है दोस्तों फलन, मतलब इसमें संबंध बताएगा लगभग व्यय, ये मतलब व्यय और आई में संबंध बताएगा दोस्तों। तो सी का मतलब ये दोस्तों, ये फार्मूला है, लिख देना परिभाषा लिखे तो। ये वाली उपभोग फलन क्या है, तो उपभोग फलन का मतलब यही होता है, ये फार्मूला व्यय एवं आई में संबंध उपभोग फलन कहलाता है दोस्तों। इसका फार्मूला ये एग्जाम पर दे देना फार्मूला, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम, ये केन्स ने दिया है दोस्तों। ये बताते हैं कि दोस्तों व्यक्ति की जो प्रवृत्ति के नियम के रूप में, व्यक्ति की प्रवृत्ति नियम के रूप में तथा औसतन आय में वृद्धि के साथ उपभोग में भी वृद्धि करने की होती है। मतलब औसत जितनी एक साल में जितनी आय कमा रहे हैं, उसके साथ भी हमें कुछ खर्चे भी बढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों। पर क्या मतलब, परंतु मतलब क्या हुआ बोल रहे हैं, इतनी ही नहीं जितनी कि उनकी आय में वृद्धि होती है। खर्च उतना अधिक नहीं करना चाहिए जितना कि उनकी आय में वृद्धि होती है, मतलब कम करना चाहिए। ये केन्स ने बोला है ऐसा। तो लिख देना इसको कि थ्योरी किसने दी, वो केन्स के अनुसार केन्स ने ऐसा बोला था करके लिख देना। और दोस्तों आपको समझ में तो आ ही गया होगा, क्योंकि अपने पर्सनल लाइफ में, अपने जीवन में सब कुछ होता है, तो याद करने की कोशिश मत करना ज़्यादा। और दोस्तों आगे और देखते हैं उपभोग फलन की विशेषताएं। तो दोस्तों मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद पॉइंट लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो हेलो दोस्तों, विशेषता है 2 उपभोग फलन की विशेषताएं, वो किस तरह से है। कहने का मतलब ये है कि वो किस तरह का है उपभोग फलन। तो दोस्तों उपभोग की औसत प्रवृत्ति होती है, मतलब जो भी उसकी आय होती है टोटल, यहाँ पे लिखा है कुल उपभोग अपन कुल आय। कहने का मतलब दोस्तों इसकी मतलब फार्मूला है, वो विशेषता है, मतलब ये विशेषता है उपभोग की कुल औसत आय में के एक दिए हुए स्तर में कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को व्यक्त करती है। कहने का मतलब है उपभोग की औसत प्रवृत्ति आय के एक दिए गए या दिए हुए स्तर पर कुल उपभोग, मतलब एक स्तर है आय का, उस पर दिए कुल उपभोग तथा कुल आय के अनुपात को प्रदर्शित करता है दोस्तों। मान लो दोस्तों मेरे यहाँ कुल या मेरे पास खर्चे हुए, मेरे पास मान लो 1000 रुपये थे मेरे पास। औसत प्रवृत्ति उपभोग की औसत प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। तो मेरे पास 1000 रुपये है, उसमें से मैंने 500 रुपये खर्च कर दिया। इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको ऐसे निकालेंगे दोस्तों, उपभोग कितने किए 500 रुपये, टोटल कितनी चाहिए 1000 रुपये, इसको डिवाइड कर दिए यहाँ से, तो कितना निकला दोस्तों। तो दोस्तों
1:2 इसका संबंध बताती है दोस्तों, यही कहने का मतलब है। और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, कुल उपभोग व्यय में वृद्धि कर दो, कुल आय में वृद्धि कर दो। तो दोस्तों उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उपभोग में वृद्धि तथा आय में वृद्धि के अनुपात को बताती है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे 1,000 रुपये थे मेरे पास और 500 रुपये खर्च किए मैंने, तो मैंने 800 रुपये खर्च कर लिए। और यहाँ पे आय में भी वृद्धि कर दी, 1000 की जगह मैंने 2000 रुपये मतलब मेरे को इनकम हो गई। तो इसको काट दो 2 शून्य से, इसको काट लो, ये 4 से कट रहा है, 2 से, ये 10 बार कट रहा है, फिर ये कितने बार का 2 बार, ये 5 बार कट रहा है। तो दोस्तों 2:5 में संबंध बताती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तो कुल उपभोग तथा आय में संबंध बताती है, मतलब खर्च। दोस्तों फलन का महत्व, उपभोग फलन का महत्व क्या होगा यार? उपभोग करेंगे तो क्या करेंगे? से के नियम को गलत सिद्ध करती है। से का नियम क्या करता है दोस्तों? से का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु उत्पाद करती स्वयं मार्केट का भी तैयार करता है। ये हुआ था दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने पढ़ लिए थे। तो ये लिख लेना दोस्तों, जरा गणित वाला भी कर लेना तो अच्छे नंबर मिलेंगे। जैसे खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी यार, इसलिए इस तरह से करना पड़ रहा है। चल मैं बताता हूँ कि विशेषता है, उसके बाद महत्व क्या है। इसका महत्व क्या है? से का नियम को गलत सिद्ध करती है। से का जो नियम है, ये महत्व है ना दोस्तों, लिख लेना महत्व। से का नियम, से का जो नियम है गलत सिद्ध करती है, गलत सिद्ध करती है यानी गलत बताती है। से का नियम बोल रहा था कि कोई भी उत्पादन होगा तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं मार्केट तैयार कर लेगा किसी भी शहर में। ये से का नियम था, तो उसको गलत सिद्ध करती है। ये लिख लेना है। विनियोग का महत्व, उपभोग फलन का मतलब दोस्तों क्या हुआ? हम कुछ भी खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें प्रॉफिट मिल सके। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? विनियोग में महत्व। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड विनियोग। विनियोग में महत्व, विनियोग में महत्व क्या हुआ दोस्तों? मैंने पहले पढ़ा दिया विनियोग क्या होता है दोस्तों। ये फलन बताता है कि बचत अंतराल के कारण रोजगार का स्तर गिरता है तथा जिसे विनियोग में वृद्धि करके पूरा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, विनियोग का महत्व। बचत अंतराल के कारण रोजगार का स्तर गिर जाता है। बचत में कुछ अंतर आ रही है, जिसके कारण क्या होगा? रोजगार छोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसकी मतलब उसकी अवस्था हम विनियोग से कर सकते हैं, जहाँ पे हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो ऐसा लिख देना, समझ जाना और लिख देना अपने मन की बात, नंबर मिल जाएंगे। उपभोग फलन, अपूर्ण रोजगार की, अपूर्ण रोजगार मैंने लिखा नहीं दोस्तों। रोजगार की, रोजगार साम्य, साम्य, साम्य की व्याख्या। अपूर्ण रोजगार साम्य, अरे यार ये उपभोग फलन, ये खर्च कर रहे हैं हम तो यार। उपभोग फलन कुछ सोचना, सोचने से ही कुछ होगा, नहीं सोचेगा तो नहीं होगा। सोचने से भी कुछ स्ट्रक्चर जमा के हम कुछ बना सकते, कुछ मटेरियल, कुछ डिवाइस, उपकरण। उपभोक्ता अपनी समस्त आय को व्यय नहीं करते। मतलब दोस्तों जो भी उपभोक्ता रहता है वो कमाएगा,
वो पूरी टोटल आई, मतलब ये 1000 रुपये कमाया तो टोटल आई वो खर्च नहीं करेगा। मान लो वो 100 रुपये खर्च कर रहा है किसी जगह पे, है ना दोस्तों। तो जो बाजार में मांग है वो कम रहेगी। पूर्ण रोजगार सामान्य होकर अपूर्ण रोजगार साम्य स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों पूर्ण रोजगार नहीं मिलता है मार्केट में, क्योंकि वो कुछ भी खरीदने के लिए पूरा पैसा नहीं, तो माल नहीं बेचेगा। मतलब जब भी मार्केट में माल नहीं सेल होगा किधर, तो भाई मटेरियल नहीं आएगा, बनेगा नहीं, मतलब बनेगा नहीं तो रोज़गार कहाँ से उत्पन्न होगा। अगर माल बिक रहा है तो भाई लेबर की भी ज़रूरत है, मजदूरों की भी, तो रोज़गार उत्पन्न होगा। तो दोस्तों अपूर्ण रोज़गार साम्य की व्याख्या करता है, मतलब कोई भी इंसान पूरी खर्च जो भी कमाता है वो खर्च नहीं करना चाहता है। अगर खर्चा करेगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो दोस्तों पूंजी की सीमांत क्षमता की घटती प्रवृत्ति की व्याख्या, जो भी हमने पूंजी लगाई है, चौथा पॉइंट लिख लेना, पूंजी की सीमांत क्षमता की घटती प्रवृत्ति। पूंजी की सीमांत क्षमता को घटती प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति का मतलब हुआ दोस्तों एक नेचर, रूप देख लो दोस्तों, रूप। प्रवृत्ति का मतलब यही हुआ कि रूप, कुछ रूप धारण कर रही है ऐसा। तो दोस्तों आय में वृद्धि की तुलना में जब उपभोग में वृद्धि धीमी गति से होती है तो कुल मांग कम हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, बाजार में वस्तु का अधिक हो जाता है तथा उत्पादन कम हो जाता है। पूंजीगत वस्तु की मांग कम होती है अतः पूंजी की सीमांत क्षमता में कमी हो जाती है। जब आय में वृद्धि होगी तो उपभोग में वृद्धि धीमी हो जाती है। अगर लोग के पास आय होगी तो जो भी खरीदने वाले हैं उनमें धीमी गति हो जाएगी, तो कुल मांग कम हो जाएगी। मांग मतलब खरीदना नहीं चाहते तो मांग कहाँ से बढ़ेगी। फिर वस्तु जो भी मटेरियल है बाजार में बहुत हो जाएगा, फिर उत्पादन फिर कम करने लगेंगे इंडस्ट्री में। दोस्तों सीधी सी बात बता देता हूँ, कुल आय है, आय में वृद्धि हो गई, उपभोग नहीं करना चाहते, उपभोग खर्च मतलब व्यय कम करना चाहता है दोस्तों, व्यय कम करना चाहता है। अगर वह कम करना चाहता है तो बाजार में मांग कम हो जाएगी, तो मार्केट में क्या होगी, बाजार ये बाजार है ना दोस्तों, समझ जाना, मार्केट कमी हो जाएगी। अगर बाजार में कमी हो रही है मांग की, तो जो भी वस्तु बनाई है वस्तु वो बाजार में ज़्यादा हो जाएगी वस्तु, है ना, मार्केट में। अब मार्केट में ज़्यादा वस्तु हो गई तो इंडस्ट्री वाले क्या करेंगे, भाई हम बनाना कम कर देंगे, फिर वो बिक ही नहीं रहे तो बनाएंगे क्यों, तो फिर इंडस्ट्री में माल बनना कम हो जाएगा। तो दोस्तों इंडस्ट्री में माल कम हो जाएगा, इंडस्ट्री लिख देता हूँ, इंडस्ट्री यानी होता है दोस्तों उद्योग, कारखाना। तो समझ में आ गया होगा कि पूंजी की सीमांत क्षमता को घटती प्रवृत्ति में प्रदर्शित कर देती है, इसलिए इसका मतलब ये हो गया। सोचना यार, ये नहीं लिखे ना तो अपने मन से कुछ दूसरे पॉइंट लिख लेना, वो भी सही रहेंगे। अगर आप उपभोग फलन को जानते हो, उपभोग फलन क्या होता है, तो उसका महत्व क्या होगा वो आप स्वयं निकाल सकते हैं। ये पॉइंट नहीं लिखे, ये वाले नहीं लिखे, दूसरे लिखे तब भी सही रहेगा। आप इसको जानते हो तो उपभोग फलन क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब पॉज करना पड़ेगा। तो दोस्तों उपभोग फलन को कौन निकाल रहा है दोस्तों, कौन प्रदर्शित कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों जिसके कारण हम उपभोग करते हैं, कौन सी आशा है हमारी, कौन सी अवस्था है जिसके कारण हम मतलब पैसे खर्च करते। उपभोग फलन निधारक का मतलब वही होता है दोस्तों, कौन निकल रहा है, वो कौन खर्चा करवा रहा है, हमें क्या चाहिए, हमें यही निधारक मतलब वही हुआ। तो पहला तत्व निधारक तत्व वस्तुनिष्ठ तत्व देखते हम, द्रव्य आय,
तो दोस्तों द्रव्य आय वृद्धि होगी तो उसमें उपभोग भी वृद्धि उपभोग में भी वृद्धि होगी। अगर कमी होगी तो उपभोग प्रवृत्ति में भी जो भी खर्च कर रहे हैं उसमें भी घट जाएगी। तो ये लिख देना, द्रव्य आय में अप्रत्याशित लाभ हानि हो रही है दोस्तों। अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होते थे तो शेयरों की कीमतें अचानक बढ़ जाती है और उपभोग फलन ऊपर की ओर खिसक जाएगा। मतलब शेयर में जो भी कीमत है अचानक बढ़ जाएगी तो जो हमारे खर्चे वो बढ़ जाएंगे ऊपर, और विपरीत हुआ तो हानि की तो नीचे की ओर खसक जाएंगे। तो दोस्तों हमारी लाभ हानि, अप्रत्याशित लाभ हानि, राजकोषीय नीति जो कि सरकार की एक मतलब नीति होती है दोस्तों, उसमें सरकार की उच्च दरें लगाती तो उपभोग प्रवृत्ति में कम उपभोग, जो भी सरकार एक मतलब राशि लगा दिया, मान लो आरबीआई ने एक मतलब पैसे के लिए दरें ऊँची कर दी तो लोग पैसे निकालना कम कर देंगे, खर्चे भी कम कर देंगे। अगर कम हो जाएगी तो दोस्तों ज़्यादा मतलब खर्च हो जाएगा, उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है तो बोल दो ना, पर बोलना क्या यार, मैं तो पढ़ के चले जाऊँगा। तो समझ में आ गया होगा। राजकोषीय नीति क्या मतलब, आरबीआई ने एक मतलब रेपो रेट में 6% दर कर दी तो लोग पैसे निकालना कम कर देंगे, तो मतलब खर्च भी कम करेंगे। अगर यहाँ पे 3% करेंगे तो लोग पैसे निकालेंगे और खर्च भी ज़्यादा करेंगे। तो समझ गए होंगे। ब्याज की दर भाई रेपो रेट वाली मान लो दोस्तों। ब्याज की दरें यार, ब्याज की दरें भी हो रही, ब्याज की दर बढ़ने पर लोग कम उपभोग करके अधिक बचत करते हैं, तो उपभोग प्रवृत्ति में कमी आएगी। विपरीत होने पर, दरें कम होने पर बचत कम होगी तो उपभोग में वृद्धि हो जाएगी। आशा में परिवर्तन दोस्तों, कोई भी कीमत होगी वस्तु, मेरे यहाँ ज़मीन है तो अभी कम में है, फिर मैं फ्यूचर में ज़्यादा वृद्धि करूँगा। कोई भी इंसान चाहता है उसको खरीदना, तो ये आशा होगी दोस्तों, एक हमारी आशा है कि मैं बाइक लूँ। तो दोस्तों ये है आशा, हमारी आशा में परिवर्तन। मैं कुछ पहले और सोच रहा था, मैं सोच रहा हूँ अब बाइक लूँगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं यार जीप लूँगा, ऐसा सोचूँगा। तो आशा में परिवर्तन यार, मेरी जिज्ञासा निकल रही है। प्रदर्शन प्रभाव, जिन देशों में सामान्य प्रदर्शन प्रभाव अधिक होता है उपभोग प्रवृत्ति ऊँची होती है। जो देश इन्वेस्ट ज़्यादा करता है पैसे की, मतलब अच्छा विकसित जैसा रहता है, उनमें ऊँची रहती है। तो प्रदर्शन प्रभाव ही रहता है, जो प्रदर्शित करना चाहता है कि मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास ये है, ये सब होना चाहिए यार, मैं जब अच्छा दिखूँगा, ये सब आता है प्रदर्शन प्रभाव। जैसे मेरे पास आ गया ब्लूटूथ, क्योंकि मैं इससे अच्छा प्रदर्शन करूँगा, आवाज़ दे पाऊँगा ऑडियंस को। तो दोस्तों ये प्रदर्शन हुआ। और दोस्तों कुछ गलती होगी तो क्षमा करना यार, गलती तो सभी से होती है। फिर व्यक्तिनिष्ठ तत्व, व्यक्ति से जुड़ा हुआ दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा यार, सेकंड है व्यक्तिगत तत्व, व्यक्तिगत तत्व है दोस्तों, ये सेकंड नंबर का है यार। व्यक्ति क्या सोचता है, उसके बाद मनुष्य के व्यवहार, आदत, सामाजिक परंपरा संबंधित ये जो भी होगी दोस्तों, इसके सावधानी, उद्देश्य, दूरदर्शी, लाभ क्या चाहिए, क्या करना चाहता मैं, बिजनेस, सामाजिक गौरव क्या है, कंजूसी, कृपया, उद्देश्य, ये क्या है, डेट, व्यक्तिगत तत्व आएगा ये। दोस्तों हम खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों मैं क्या, सामाजिक क्रिया में आ गया दोस्तों, मुझे अच्छा सा पाउडर चाहिए, बाल भी कटाना चाहिए यार, एकदम पाउडर कपड़े अच्छे चाहिए। तो ये मतलब सामाजिक आएगी, व्यक्तिगत है ना दोस्तों, व्यक्तिगत आएगी, व्यक्तिगत क्रिया हो रही। कोई बॉडी बिल्डर बनना चाहता है, उसके लिए जिम, उसके लिए कुछ औषधि दवा आती है, वो खाने के लिए आशा भी कर रहा हूँ। तो ये सब व्यक्तिगत तत्व में आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया उपभोग फलन। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज कर। तो हेलो गाइस, बचत फलन की विशेषता क्या है दोस्तों, बचत की औसत प्रवृत्ति, बचत की सीमांत प्रवृत्ति, बस दो ही विशेषता है।
मैंने पहले उपभोग में बता दिया था। वहाँ पे उपभोग तो ऊपर क्या था, तो दोस्तों ऊपर था कुल उपभोग व्यय था, तो यहाँ कुल बचत आ जाएगी और नीचे कुल आय लिख लेना। तो इसका लिखना बचत, टोटल इनकम, इसका लिख लेना बचत में वृद्धि, सेविंग में वृद्धि, अपन इनकम में वृद्धि, इंक्रीज। तो दोस्तों ये दोनों विशेषता आ गई। और फिर देखते फिर इसको कौन निर्धारित कर रहा है, कौन निकाल रहा है अपन को, बचत को कौन करवा रहा है हमसे, क्या अवस्था होती है हमारी कि हम बचत करते हैं। तो निर्धारक तत्व कौन निकाल रहा है दोस्तों, बचत कौन करवा रहा है, हमारी कुछ इच्छा होगी वही तो बचत करवाती दोस्तों। मेरी इच्छा है दोस्तों मैं अभी पैसे इकट्ठा करके किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि भविष्य में मुझे कुछ और खरीदना है। तो दोस्तों ये हमारी अवस्था ही करती सब कुछ। तो निर्धारक तत्व देख लेते क्या है। सिंपल सा है यार, पूरा इकोनॉमी सरल है, पढ़ने वाला होना, व्यवहारिक जीवन जो ही चीज़ें होती वही है, समझने वाला होना बस। आय होगी दोस्तों, हमारी आय है। बचत को निर्धारित करने वाली कौन निकालेगी बचत, आय होगी ये दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट लिखना आय, इनकम, आय। आय में वृद्धि होगी तो बचत में भी वृद्धि होगी, आय में कमी होगी तो हाँ बचत में भी कमी हो जाएगी। आय है यार एक दोस्त, आय। बचत करने की इच्छा है हमारी, फ्यूचर में कुछ खरीदना है हमें, इतने पैसे बचाना है, तो बचत की इच्छा। सेकेंड पॉइंट बचत की इच्छा, बचत की इच्छा। थर्ड पॉइंट लिखना जीवन स्तर, जीवन स्तर। यार बचत कौन निकालेगा यार, ये तो सोचो पहले। बचत क्या है मतलब जान गए होंगे, पैसे को बचाना है यार। कमाया, खर्च कम करना है, बचाना ज़्यादा है, क्योंकि मुझे कुछ मेरा जीवन अच्छा करना है, कुछ खरीदना है। तो यही निर्धारक तत्व हो जाएंगे दोस्तों। पहले आय हुई, उसके बाद दोस्तों बचत की इच्छा। हम मतलब मेरी इच्छा है कि मैं बचत ज़्यादा करूँ। फिर जीवन स्तर सुधारना चाहता हूँ यार, इसलिए जीवन की स्तर, अगर मेरे पास बचत ज़्यादा होगी तो मैं कुछ खरीद सकता हूँ, अमीर बन सकता हूँ, मुकेश अंबानी जैसा। तो दोस्तों ये हो गया अपना थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो गया दोस्तों अपना सावधानी, सावधानी। सावधानी बचत भी निर्धारित करेगी क्या, समझना यार। सावधानी दोस्तों, दुर्घटना में हमें सावधानी रखना चाहिए। अगर हम अचानक बीमार हो गए तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो हम इलाज कैसे करवाएंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों, लिख लेना कि हमें मतलब फ्यूचर में कुछ हो जाएगा दुर्घटना या कुछ बीमार हो जाएंगे, तो हमें पैसे की आवश्यकता है, आवश्यकता भी रहेगी, तो हमें बचत करना चाहिए। तो सावधानी यार। लाभ की प्राप्ति दोस्तों, लाभ प्राप्ति, लाभ प्राप्ति भी है। क्यों दोस्तों, लाभ की प्राप्ति का मतलब हुआ दोस्तों प्रॉफिट रिजीव। अगर मेरे पास 100 रुपये है, इसमें से मैं 20 रुपये खर्चा करता हूँ, 80 रुपये बचते हैं, 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ को मैं किए मतलब मेरे क्या बोलूँ दोस्तों, मैंने किराना दुकान का सामान, टोस्ट की थैली, टोस्ट की थैली, यहाँ पार्लेज का पैकेज लिया है, चलो लिख लेता हूँ मैं, टोस्ट की एक पैकेट लिया है। मेरे यहाँ किराना दुकान है। आप मैं टोस्ट की थैली को मतलब दोस्तों मैं सिंगल में बेच रहा हूँ। टोस्ट 1 रुपये में 2 टोस्ट ले जाओ। 80 रुपये में ख़रीदा था, 1 रुपये में 2 टोस्ट, मतलब मैं ज़्यादा बेचूँगा, मतलब टोस्ट की वैल्यू में वृद्धि कर दूँगा। मान लो यहाँ पे 200 टोस्ट है, तो दोस्तों क्या मूल्य रहना चाहिए, 2 चौका 8, 2 पंजे
दो पंजे 10, 10। फिर इसके बाद 2 5 ₹2.5 ₹2.5 एक टोस्ट का। तो मैं ₹2 में कितना दे रहा हूँ दोस्तों, एक ही टोस्ट दे रहा हूँ। चलो मतलब मैं दे रहा हूँ, ये उल्टा कर देता हूँ मैं। ₹2 में एक टोस्ट, तो मुझे पैसे मिलेंगे ज़्यादा, है ना दोस्तों। इसी तरह से प्रॉफिट कमाने के लिए फिर भविष्य समृद्धि भी हो यार भविष्य में मैंने बताया कि क्या करना चाहिए। भविष्य समृद्धि व्यय, ये भी तो बचत को करवाएंगे। भविष्य समृद्धि व्यय, मेरी शादी होगी, उसके बाद मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद बच्चों की शादी करना है, यही लिख लो भविष्य समृद्धि व्यय। सामाजिक प्रतिष्ठा, सातवां लिखना सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा, जो भी समाज में हो रहा है, कुछ ब्याह में, उनके लिए भी खर्चे होने चाहिए दोस्तों, तो पैसे बचत करना पड़ेगी। अन्य तत्व, देश में आयु संपत्ति वितरण समाज समान होने पर बचत का आकार बढ़ जाता है। अन्य तत्व, फिर उसके बाद देख ले तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि यार सोचना, पहले सोचना कि यार बचत क्या मतलब कहाँ कहाँ करते हैं यार, हम किस लिए बचत करते हैं, ये तो सोचना यार। बचत कहाँ होती है यार, ये भी सोचना। हम बचत से क्या करना चाहते हैं आगे, वो भी लिख लेना यार। तो ये तुम्हारे निर्धारक तत्व आ जाएंगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बचत को समझ गए तो वीडियो को वॉच करता हूँ। हेलो गाइस, मैं दोस्तों पहले बता दिया था विनियोग क्या होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, विनियोग क्या होता है मैंने बता दिया था यार, थोड़ा समझा देता हूँ। और साधारण भाषा में बोले तो कुछ भी प्रतिभूति जैसे बॉन्ड, शेयर, मौजूदा पूंजी, भूमि को खरीदना, ये सब क्या कहलाते दोस्तों, विनियोग। समझा देता हूँ यार थोड़ा पार्ट लिख के। विनियोग क्या होता है दोस्तों, मेरे पास एक ज़मीन है, ये मेरे पास है ज़मीन या सरकारी कुछ ऋण पत्र, बॉन्ड हो गया, इसको मैंने खरीद लिया 50,000 में। 2 ईयर के बाद मैं बेचना चाहता हूँ दोस्तों 1 लाख या 1.5 लाख में। दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये है इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग। विनियोग का मतलब होता है दोस्तों, हम उस वस्तु को खरीदे जो हमें आगे चल के बेचना है, फ्यूचर में बेचना है और अधिक पैसे कमाना है, यही होता है विनियोग। विनियोग के प्रकार देखते हैं दोस्तों। विनियोग, सकल विनियोग हुआ दोस्तों, क्या होगा यार सकल विनियोग। सकल विनियोग का मतलब दोस्तों क्या होगा यार, मैं कुल विनियोग बता देता हूँ, फिर शुद्ध विनियोग। कुल विनियोग या शुद्ध विनियोग क्या होता है दोस्तों, या सकल विनियोग मतलब इसका तात्पर्य होता है जो भी वस्तु बनाई जाती है दोस्तों, तो एक समय अवधि में क्या होगा, 1 वर्ष में प्राप्त होगी, तो उसमें जो भी वस्तु बनाई जा रही है, सीधी सी बात, नो बकवास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी वस्तु बनाई जा रही है उसका मटेरियल लाने में खर्च, फिर उसको बनाने के लिए लेबर, जो पानी लगता है वगैरह वगैरह, सब कुछ टोटल लगा के जो खर्च होता है दोस्तों बनाने संबंधित, जो भी मटेरियल लगा उस वस्तु को बनाने, फिर वस्तु बन गई, उसका मूल्य हुआ 500 रुपये। ये क्या है दोस्तों, सकल विनियोग। तो दोस्तों ये सकल विनियोग हुआ। तो दोस्तों इन्वेस्ट करेंगे, जो कागजात बनाएंगे, कुछ भी मतलब लग रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो वो हुए हमारे सकल विनियोग। शुद्ध विनियोग क्या होगा दोस्तों, जो भी हम मतलब कुछ खराबी हो गई या जो खर्चा हुआ उसको घटा देंगे, तो शुद्ध विनियोग आ जाएगा। सिंपल सी बात है, नो बकवास की ओर बढ़ रहे हैं हम। और दोस्तों एक अनअकैडमी पे एक टीचर है मधुकर कोटवाले, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं और भाषण भी देते, मोटिवेशन भी देते, और बहुत साल हो गए इसको पढ़ाते हुए। वो यूपीएससी की पढ़ाता है, यूपीएससी एमपीपीएससी पढ़ाता है, यूपीपीएस पढ़ाता है, पीसीएस पढ़ाता है, एनडीए की तैयारी करवाता है। तो दोस्तों वो सर ऐसे ही पढ़ाते हैं।
तो समझ गए होंगे क्या होता है यार। स्वतंत्र विनियोग सकल विनियोग का वो भाग होता है आय के स्तर से स्वतंत्र होता है। वर्तमान आर्थिक तत्व जैसे ब्याज की दर, मांग, बिक्री, उत्पादन, विनियोग, लाभ, प्रतिशत आदि द्वारा निर्धारित नहीं होता है। वो उन तत्वों को द्वारा निर्धारित नहीं जो कि आर्थिक प्रणाली बाहर है बहिर्गत होते हैं, जैसे नव परिवर्तन, आविष्कार, श्रम शक्ति में वृद्धि, अनुसंधान, मौसम। स्वतंत्र विनियोग क्या हुआ दोस्तों? हाँ मतलब जो भी गवर्नमेंट कुछ भी नियम लागू करती है वो लागू नहीं होते। कौन से नियम दोस्तों? तो इसमें दोस्तों बिक्री होगी, ब्याज की दर होगी, मांग, उत्पादन, विनियोग की लाभ, प्रतिशत, ये लागू नहीं होता इस पे स्वतंत्र में। इसमें वो इंसान सर्च करता है, कुछ इन्वेशन करता है, कुछ आविष्कार करता है दोस्तों, कुछ रिसोर्सेस करता है, वो होता है स्वतंत्र विनियोग। तो लिख लेना दोस्तों कि बताना पड़ेगा कि क्या है यार, क्या बताना यार, सब तो हो गया यार। सरकार की जो भी पॉलिसी आती है, जो भी कुछ मार्केट में चल रहा है, उस बदलाव में उसका कोई संबंध नहीं होता, ये लिख लेना। स्वतंत्र विनियोग क्या होता है? सीधी सी बात, नो बकवास की ओर बढ़ते। प्रेरित विनियोग क्या हुआ? वास्तविक विनियोग प्रेरित हो सकता है। प्रेरित विनियोग वर्तमान समय में अधिक आर्थिक दशा पर निर्भर करता है। मतलब दोस्तों उपभोग, मांग, उत्पादन, आय, लाभ बढ़ते, इन तत्वों पर। मतलब प्रेरित का मतलब समझ जाना कि प्रेरित, अरे यार प्रेरित का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर आप किसी लड़की को देख ले, सुंदर सी है और आप उसको पटाना चाहते हैं, मतलब ये रिलेशन बन रहा है, उसको पटाने की क्रिया ये प्रेरित कर रही है आपको, उस लड़की का नेचर जो कि आपको प्रभावित कर रही है कि उसको। तो दोस्तों ये हुआ अपना प्रेरित। तो दोस्तों प्रेरित विनियोग यही हुआ। फिर उसके बाद निजी विनियोग। निजी विनियोग का मतलब दोस्तों कुछ कंपनियां होगी प्राइवेट, उसमें निवेश करना चाहता हूँ। टाटा अंबानी, बिल गेट्स, टाटा अंबानी, दोस्तों मेरे मुंह से सुन लो, उतना लिख लेना। टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स की जो कंपनियां हैं उसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों। ये है टाटा अंबानी। टाटा अंबानी ने शेयर निकाले हैं, मुझे 500 करोड़ रुपए डालना है टाटा अंबानी के यहाँ। टाटा टाटा एक मतलब दूसरी कंपनी है, अंबानी की दूसरी है। तो दोस्तों 500 करोड़ रुपए डाल रहा हूँ मैं, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 ईयर का मुझे 2 ईयर मतलब 2 साल के बाद मुझे प्रॉफिट चाहिए 500 से 500 करोड़ इन्वेस्ट किया तो मुझे ज़्यादा चाहिए यार, कम से कम 2 साल में मुझे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये निजी हुआ। और सार्वजनिक क्या होता है दोस्तों? सार्वजनिक यानी जो सरकार के है दोस्तों, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनसे रजिस्टर है, सरकार से रजिस्टर है, उनको बोलते हैं सार्वजनिक। गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, इंग्लिश में बोले थे ना। तो दोस्तों जो भी सरकार के मतलब शामिल होंगे सरकार में, उसको बोले जाते हैं सार्वजनिक। जैसे दोस्तों हमें बनाना है अस्पताल, हो गया गवर्नमेंट का अस्पताल, सड़क, पानी सप्लाई के लिए कुछ नहर वहर निकालना है, तालाब बनाना है, ये हो गया दोस्तों सरकारी इन्वेस्टमेंट या सार्वजनिक। तो दोस्तों समझ में तो आ ही गया होगा। सार्वजनिक यानी सरकार समझना। सरकार होगा यार, सरकार की जो भी योजना लगती है दोस्तों, क्या हो गया यार, जल शक्ति अभियान चलाता है सरकार का। सरकार चाहती है कि सभी घर में पानी पहुंचाया जाए नल से। तो दोस्तों ये सार्वजनिक हुई। और क्या बताऊं, स्कूल, बच्चों के लिए स्कूल बनाना है, सार्वजनिक हुई, सार्वजनिक विनियोग। तो दोस्तों क्या करेंगे, यही लिखेंगे सरकार की जो भी योजना आई, जो सरकार क्या चला रहा है, उसमें डाल देना पैसे। फिर आपको सरकार देगी उनके हिसाब से, जितना वो देना चाहती है उसके हिसाब से ब्याज मतलब आपको देगी, जिससे आपका प्रॉफिट होगा। यह सार्वजनिक विनियोग। तो दोस्तों विनियोग कंप्लीट होता है और आगे और बढ़ते हैं, कुछ क्षमता बनता है आगे के। तो दोस्तों पूंजी की सीमांत क्षमता। पूंजी की सीमांत क्षमता क्या हुई दोस्तों? पूंजी की सीमांत क्षमता का मतलब होता है दोस्तों, जो पूंजी है उसमें मतलब जो लागत है ये हमारे, उसके ऊपर जो भी मतलब हम बेच रहे हैं उससे
फिर ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब उचित दर होना चाहिए। प्रतिफल जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, लाभ जो भी प्रतिफल आ रहा है उसको बेच के उसकी दर ऊँची होनी चाहिए। पूंजी क्षमता, पूंजी की समान क्षमता, मतलब पूंजी मतलब कोई भी पूंजी है, कोई भी मालिक है, वो अपना जो भी पूंजी है उसको बेचना चाहता है। मान लो मैं बता देता हूँ कैसा क्या होगा। मान लो ये हमारी ज़मीन है, 500 रुपये में खरीदा है, 2 साल के बाद मैं बेचना चाहता हूँ। तो ये पूंजी में मैंने 500 लागत है दोस्तों, ये मतलब लागत है 500 रुपये मैंने एक मतलब ज़मीन खरीदी है, इतनी लागत आई मुझे। और कुछ और ऐड कर सकते, एक्स्ट्रा हुआ खर्च कर सकते 60 रुपये। तो दोस्तों 560 में ये मैंने पूंजी ली है, ज़मीन ली है। इस ज़मीन को मैं इस हिसाब से बेचना चाहता हूँ कि मुझे 500 से 560 रुपये से ज़्यादा में बिके, कम नहीं तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो पूंजी की समान क्षमता का मतलब ये होता है। तो मुझे बेचना है दोस्तों 500, यार मैं 560 में खरीदा है, पूरा खर्च वर्च आया है, 540 में बेच देता हूँ। तो दोस्तों ये हुआ अपना पूंजी की समान क्षमता, मुझे इतने में बेचना है। ये हो गया अपना, यार सीधी सी बात, नो बकवास की ओर यही पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। पूंजी की समान क्षमता का पूंजीगत परिसंपत्ति प्रत्यक्ष आय, मतलब पूंजी की कीमत इंटू 100 कर देना, आ जाएगी। फिर पूंजी की समान क्षमता का मतलब ये पूंजी है, इसका फार्मूला बता देता। पूंजी की समान क्षमता, यार पूंजी की समान क्षमता पूंजीगत परिसंपत्ति होगी। पूंजीगत परिसंपत्ति देख लो, परिसंपत्ति का मतलब हुआ दोस्तों संपत्ति। मान लो यार कि प्रत्याशित आय, पूंजी खरीदने में जो भी आय लगी, कितना खर्च लगा, पूर्ति की कीमत दोस्तों हमने जो खरीदे आय सॉरी, हमने प्लाट खरीदा, मतलब प्लाट को खरीदा या संपत्ति को खरीदा, तो वो यह है। मतलब मान लो फिर ये पूर्ति कीमत मतलब दोस्तों लागत हुई, लागत। फिर इसके बाद होगा 100 से गुना कर देना है। क्या हुआ दोस्तों, ये उसका सूत्र है दोस्तों, फार्मूला। 500 रुपये में खरीदा था यार, पूर्ति करने में मुझे 60 रुपये लग गए यार। फिर मैंने 100 से गुना किया तो इसकी क्षमता मुझे पता लग जाएगी यार, कितना होगा यार। इसको इससे कट लो, फिर ये तो कटेगा नहीं यार, क्या करें। चलो 3 से काट देते इसको 50 बना देते। फिर इसको दोस्तों ये 50, तो इसको 3 कम 3 कर देते। फिर यहाँ कितने बचे दोस्तों, 20 बचा, 3 6 18, ऐसा कुछ पैसा आएंगे दोस्तों। तो ये पूंजी क्षमता हो गया। और उसके बाद दोस्तों ये पार्ट कंप्लीट होता है। 43 मिनट में वीडियो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना।